हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। उसका सब टॉपिक है रेस्पिरेशन। हमने इससे पिछले लेक्चर्स में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने क्या किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी की थी। आज हम रेस्पिरेशन जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो आइए पहले इस टॉपिक का नाम मेंशन कर लेते हैं। क्या टॉपिक है बेटा? रेस्पिरेशन। अभी रेस्पिरेशन प्रोसेस है, और ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किससे होगा, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू होगा, कौन से सिस्टम है बॉडी में जिसके थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। उस सिस्टम का नाम है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा पहले इसमें होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो सेल्स होती हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, रेस्पिरेशन का मतलब आप ये मत समझना कि सिर्फ ब्रीदिंग का मतलब रेस्पिरेशन होता है। नो, दिस इज नॉट ब्रीदिंग। इसमें क्या होता है, आपके सेल्स को एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। एक्चुअली आपके सेल रेस्पिरेशन करते हैं। दिस इज द केमिकल प्रोसेस, नॉट मैकेनिकल। ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत होगी। मतलब क्या होगा, कुछ एनर्जी, कुछ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, टूटेंगे, एनर्जी बनेगा। ठीक है, एनर्जी बनेगा तो उस एनर्जी से हमारी सेल्स जो होंगी वो जिंदा। रेस्पिरेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड है। एनर्जी उन्हें चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वो जिंदा नहीं रह पाएंगी। और एनर्जी भी कौन सी, ऐसी एनर्जी नहीं कि आप कोई सी भी एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रिकल शॉक दे दो, सेल्स जिंदा रहेंगी? नहीं रहेंगी भाई, मर जाएंगी। ठीक है, वो उन्हें करंट का झटका लगेगा। हमारी सेल्स को केमिकल एनर्जी की ज़रूरत है। केमिकल एनर्जी का मतलब एटीपी की ज़रूरत है। एटीपी का मतलब क्या हो गया बेटा? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। देखो ये हमारी बॉडी का एक सेल है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारा सेल होता है। ठीक है, हमारा जो बॉडी होता है वो सेल्स से मिलकर के ही बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यू से फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमने एक सेल की बात करना है यहाँ, सिर्फ एक सेल। तो ये इस एक सेल में कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, देखो क्या होता है। हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है सेल में, और होता है ऑक्सीजन। ये मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, एक केमिकल एनर्जी जिसका नाम है एटीपी। अब सुनो, ये जो ग्लूकोज है वो इस सेल के पास आया कहाँ से? पहला क्वेश्चन, मान लिया कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके एटीपी बना रहे हैं, एक केमिकल एनर्जी बना रहे हैं जिससे कि हमारी सेल्स जिंदा रह रही हैं। लेकिन एक ग्लूकोज सेल के पास आया कहाँ से? तो हमने अभी कुछ दिन नहीं, अभी जल्दी में ही हमने क्या पढ़ा था इससे पहले का प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो हमने ये देखा था ना, ये हमारा स्टमक है। ठीक है, हमने ये एक प्रोसेस पढ़ा था जिसके बारे में आप सबको पता ही होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके का बना हुआ कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस था। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें हम फूड इंटेक कर रहे थे, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे। हमारे जो स्टमक है, हमारे जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर क्या होता है, फूड का प्रॉपर 90% ब्रेकडाउन हमारा फूड का वहीं पे होता है। वैसे तो ग्लूकोज, ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये स्टार्ट होता है कहाँ से डाइजेशन होना, हमारे बकल कैविटी से। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत थोड़ा होता है। मतलब पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो डाइसैकेराइड्स में टूट जाते हैं, बट मोनोमर्स में नहीं टूटते। वो जाकर के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे विलाई लगे होते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जो विलाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं पहले मॉलिक्यूल्स को, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। ये ग्लूकोज है। ठीक है, इस ग्लूकोज को उसने एब्जॉर्ब किया विलाई ने। अब विलाई ने क्या किया, उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं, विलाई के पास ब्लड वेसल्स होती हैं। तो वो उसने क्या किया, ग्लूकोज को फेंक दिया। कहाँ पे? ब्लड वेसल्स में। फिर वो ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड बॉडी का एक ऐसा घुमक्कड़ कंपोनेंट है जो पूरी बॉडी में घूमता रहता है, तो उसने सेल्स को ग्लूकोज दे दिया। ठीक है, अब देखो कहाँ से आया ग्लूकोज, जो यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ विलाई के थ्रू, वो गया ब्लड वेसल्स में,
दिस इज द ब्लड वेसल्स, और इसके अंदर था आपका ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज ने यहाँ पे सेल के अंदर एंट्री कर लिया। ठीक है, तो आपको पता चल गया ग्लूकोज कहाँ से आया, ब्लड से आया है। ओके, एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो कम फ्रॉम ब्लड। ऑक्सीजन भी यहीं से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। ठीक है, क्या होता है ना कि आप जब ब्रीदिंग करते हो ना, ठीक है, जब आप सांस इनहेल करते हो, इनहेलेशन करते हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन, तब आप क्या करते हो, आपके इस एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, आप ऑक्सीजन को इनटेक करते हो। वो ऑक्सीजन क्या होता है, आपके लंग्स में जाता है। ठीक है, लंग्स से एल्वियोलाई में गया, फिर वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं, उस ब्लड वेसल्स के अंदर हम अभी डिस्कस करेंगे कि वहाँ तक कैसे जाता है। ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन वापस से ब्लड से सेल में एंट्री कर जाता है। ठीक है, तो मिल गया हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन, बन गया हमारा एटीपी। आप एटीपी का फुल फॉर्म लिख लो, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। वैसे तो बहुत से बच्चों को पता होगा, बट फिर भी लिख लो आप। फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। बेटा ट्राई का मतलब है कि एक एडिनोसिन मॉलिक्यूल, उसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे पहले, क्योंकि किसी भी सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि अपना स्ट्रक्चर हमने मान लिया, यहाँ पे इधर बनाती हूँ। ओके, दिस इज द, ये मेरे पास एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, अब इस ह्यूमन बॉडी का जो ये वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल, क्योंकि वो नोज से ही ब्रीदिंग करेगा, और नोज से ही वो क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स के बाद हमारे पास एक कैविटी है। इस कैविटी को हम बोलते हैं क्या, नेजल कैविटी। मैं नेम मेंशन करते हुए चलती हूँ। दिस इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। ओके, एंड दिस इज नेजल कैविटी। इसके बाद हमारे पास एक और कैविटी होती है, जो हमारी होती क्या, माउथ कैविटी, या फिर इसे हम बोलते हैं बकल कैविटी। ठीक है, जो कि इस तरीके से जॉइंट होती है। इतनी बात क्लियर हुई? ऐसे यहाँ पे ये जॉइंट है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा अभी और करते हैं। अब ये एक सेम पैसेज है। ठीक है, एक सेम पैसेज, इसे हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ये हमारी नजल कैविटी, दिस इज योर बकल कैविटी, एंड दिस इज योर फेरिंग्स। तो अब ये जो फेरिंग्स है ना, इसको हम थोड़ा सा और आगे बनाते हैं। अभी फेरिंग्स के ना 3 पार्ट्स हैं। फेरिंग्स आर 3 टाइप्स। कैसे? जो नोज के पास है वो नजल फेरिंग्स, जो थोड़ा सा नीचे हमारी बकल कैविटी के सामने होगा, बकल कैविटी के सामने वो क्या होगा बेटा, फेरिंग्स, और उसके नीचे जो लैरिंगो फेरिंग्स। तो आओ इसका नाम मेंशन कर लेते हैं। देखो, दिस योर नेजल फेरिंग्स, दिस इज द ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। अब ये वाला जो पार्ट बच रहा है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा, लैरिंगो फेरिंग्स, लैरिंगो फेरिंग्स। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? फेरिंग्स की बात अभी आपको क्लियर हुई। अब देखो क्या होता है ना कि हमारा जो फूड है, फूड क्योंकि सेम पैसेज है, फेरिंग्स से ही फूड भी हमारा इसोफेगस में जाएगा, और हमारा जो विंड पाइप में ही हमारा एयर भी जाएगा। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे फूड को और एयर को सेपरेट करता होगा। तो वो क्या है, चीज़ है, आओ देख लेते हैं उसे भी। देखो यहाँ पे ना कुछ ऐसे एक सिस्टम होता है, आपको याद है वो ऐड आता है, विक्स की गोली खाओ खिचखिच दूर भगाओ। उसमें जो कोरोना वायरस जैसा कुछ बैक्टीरिया होता है ना,
कीड़े मकोड़े सा जो बिल्कुल चिपका हुआ होता है और आपको बोलने नहीं दे रहा होता है ऐड में, ये वही है, वही पार्ट है ये बॉडी का, इस माउथ का, बकल कैविटी का वही पार्ट है, ठीक है। इसे क्या हम बोलते हैं, वोला। इसमें यू साइलेंट है, ठीक है। अब ये वोला क्या करता है, देखो जब आप ना सांस ले रहे होते हो तो उस ड्यूरिंग ये वोला यहाँ से हट करके यहाँ पे चला जाता, सॉरी फूड खा रहे होते हो, जब फूड इनटेक करते हो तो यहाँ से हट के यहाँ पे चला जाता है, मतलब जैसे ऐसे है ना, ये ऐसे जा करके वहाँ पे एक मतलब इस तरीके से आप समझ लो, ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे जा करके एक गेट कीपर की तरह काम करता है कि खाना कैसे भी करके फंसे ना, कि यहाँ से ना हो, कि ऐसा ना हो कि आपने खाना यहाँ से इनटेक किया और फिर आपकी नोच से बाहर आ गया। होता है कभी कभी होता है, जब बहुत जल्दी जल्दी खा रहे होते हो, ठीक है, फिर आप खाते खाते बात कर रहे होते हो, उस ड्यूरिंग ऐसा होता है, ठीक है। या आपने कोको कोला पिया हुआ हो, ठीक है, तो कोको कोला का भी ऐसा ही कुछ होता है, तो ये आपको वहाँ से प्रोटेक्ट करता है। अब देखो क्या होता है, जो हमारा जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स, अब ये आगे यहाँ से ये विंड पाइप में सॉरी ये क्या होगा, ये फूड पाइप में चला जाएगा, मतलब आपका इसोफेगस बनेगा, और यहीं से एक और वे आएगा हमारा, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, ट्रैकिया, कुछ आगे चीज़ें हैं, ठीक है। देखो अब ये जो ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है, ये थोड़ा सा निकला हुआ रास्ता है ना, निकला हुआ, मतलब ये जो थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे जिसे हम टच करते हैं और बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे टच करूं तो मेरी वॉइस अजीब सी आएगी ना, मुझे बोलने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अभी नॉर्मल वॉइस है, बट आई टच्ड एंड आई कांट स्पीक, उसको मैं क्या बोलूँगी, वो कौन सा पार्ट हो गया, उसे बोलते हैं हम लैरिंग्स, ठीक है। ये इस तरह का बना होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है बेटा आपका है, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स, आप इसको ऐसे याद रखना, लिरिक्स होती है ना, सॉन्ग्स की लिरिक्स, हम बोलते हैं कि हमें उस सॉन्ग्स की लिरिक्स बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, क्योंकि उस वॉइस को हम सुनते हैं, वॉइस ही है ना, कहीं से निकल रहा है, तो इसी के बेसिस से आप ऐसे याद रखने की ट्रिक है, आप याद कर लेना कि ये लैरिंग्स है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है वॉइस बॉक्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, इस वॉइस बॉक्स के अंदर ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल ऐसे डिब्बे सा, खाली डिब्बे सा बना हुआ है, एक वॉइस बॉक्स बन गया। अब ये वॉइस बॉक्स जो है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक खाली डिब्बे सा पड़ा हुआ है, ठीक है, कि बिल्कुल डिब्बे सा है और इसमें से वॉइस आ रही है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर ना कुछ वायर लगे होते हैं, ये ना जैसे कुछ ना ऐसे ऐसे वायर्स इसमें लगे होते हैं, जैसे आपने गिटार देखा है ना, उसको जब हम उसके वायर को ऐसे बजाते हैं, ठीक है, अच्छी से लिरिक्स निकलती है, ठीक है, ये वैसा ही है, वैसे ही है। अगर ये जो वायर्स की तरह कुछ इसमें स्ट्रक्चर है, अगर ये इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा तो फिर आपकी वॉइस नहीं निकलेगी। तो आप जब कभी भी आप इमेजिन करो या फिर खुद अभी प्रैक्टिकल करके देख लो आप, कि अगर आप सांस अंदर ले रहे हो तो आप बोल नहीं पाओगे। अगर आप सांस को अंदर माउथ से ले करके और अगर आप बोलने की कोशिश करोगे तो फिर आप बोल नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप बाहर को सांस करके और फिर आप बोलते हो, जैसे आप बोलते हो ना कि और क्या हाल है, ठीक है, तो आपका वॉइस निकल रहा है। तो ये जो तार है ना, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसी की वजह से हम बोल पाते हैं, और जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो, मैं क्या सभी जो बोलते हैं इसकी वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, लिरिक्स के अंदर जो वायर्स हैं। अब देखो इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर यहाँ पे एक और चीज़ होती है, इसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस। यहाँ पे एक और होता है जिसको हमने क्या बोला है, ग्लॉटिस। दिस इज कॉल्ड, और ग्लॉटिस के ऊपर एक और ढक्कन सा लगा होता है जिसे हम बोलते हैं क्या बेटा, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? इतनी बात आपको क्लियर है यहाँ तक? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके आगे ना, ये अब ये ट्रैकिया में कन्वर्ट होगा, इसके नीचे हम ट्रैकिया बनाएंगे। दिस इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये ऊबड़ खाबड़ सा आपको दिख रहा है ना कि गर्दन पे, आप ऐसे अपनी फिंगर्स ऐसे करो तो आपको फील होगा कि कुछ बहुत ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है। तो ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के ऊपर कुछ रिंग्स पाए जाते हैं,
सी शेप्ड रिंग्स, जिसकी वजह से उबड़ खाबड़ दिखता है। ठीक है, देखो वो कैसा होता है, इसको मैं पहले लिख देती हूँ। ट्रैकिया या फिर इसी को हम कॉमन नेम में बोलते हैं विंड पाइप। ओके, अभी उबड़ खाबड़ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर बेटा सी शेप्ड का रिंग है। ये ऐसे इसके ऊपर बेटा सी शेप्ड के रिंग लगे हुए होते हैं ट्रैकिया के ऊपर, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता है। ठीक है, ये सी शेप्ड रिंग। अब ये जो सी शेप्ड रिंग होते हैं ये पूरे गोल नहीं होते हैं, जैसा सी होता है ना, सी कैपिटल सी स्मॉल सी, बिल्कुल उसी के शेप में होते हैं, इसीलिए इसको हम सी शेप्ड रिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये सी शेप्ड रिंग बना किसका होता है? यहाँ पे ये बेटा कार्टिलेज का बना होता है, और इसमें कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है? हाइलैंड कार्टिलेज। ठीक है, सी शेप्ड रिंग आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, एंड कौन सा कार्टिलेज होगा इसमें? हाइलैंड कार्टिलेज। ठीक है, अब आगे जा करके ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। और डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या हो गया आपका? ब्रोंकी, ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है ये किसके अंदर जाता है, एंट्री करता है बेटा? ये आपके जो लिफाफे जैसे, दो लिफाफे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना, जिन्हें हम लंग्स बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लंग्स बोलते हैं, लिफाफे जैसे स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये एंट्री करता है, मतलब थोड़े से इसके अंदर एंट्री कर जाता है। और इसके ऊपर भी ये जो सी शेप्ड जो रिंग है ना कार्टिलेज वाली, ये पीछा नहीं छोड़ती है, ये ऐसे इसके ऊपर लगी ही रहती है। अभी ये पीछा नहीं छोड़ेगी, अभी बहुत आगे तक जाएगी। ये रिंग्स जो होते हैं ना, ये ऐसे लगे रहेंगे। ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई, इसे क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी। ओके, नाउ ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये फर्दर और डिवाइड होगा। ठीक है, इसे चलो और कर देते हैं इस तरीके से डिवाइड। हमने ये कर दिया डिवाइड। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो है इसे मैं दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ आए। ये फर्दर किसमें बेटा? अब ये डिवाइड हुआ किसमें? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई। फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। ठीक है, मैंने इसको अगेन डिवाइड कर दिया टर्सरी ब्रोंकाई में। दिस इज कॉल्ड टर्सरी ब्रोंकाई। और इन सब के ऊपर ये सी शेप्ड के रिंग इस तरीके से यहाँ पे लगे रहेंगे, सबके ऊपर ऐसे ही। ठीक है, अब देखो टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। इसका डिवाइड होने का रीज़न क्या है कि ना, ये जो जैसे अभी यहाँ पे देखो इसका डायमीटर ज़्यादा है। हम जब प्राइमरी ब्रोंकाई की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो डायमीटर इसका ज़्यादा है। और उसका देखो जब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में गया तो इसका डायमीटर कम हो गया, आगे टर्सरी में गया ये और कम हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो डिवाइड होने का जो रीज़न है वो यही है कि इसका जो डायमीटर है वो कम होता जाए। ठीक है, वो थोड़ा कम हो जाए। अब ये टर्सरी ब्रोंकाई के बाद ऐसा नहीं है कि आप क्वार्टरी में कर दो, ठीक है, या उसके आगे और करते जाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ से फिर आपके जो डिवाइड होगा, लेकिन ये अभी ये और डिवाइड होगा, क्योंकि इसको जैसे से डिवाइड होगा ना ये वैसे वैसे ये छोटा हो जाएगा और ज़्यादा ही पतला होता जाएगा, इसका डायमीटर और कम होता जाएगा। लेकिन उसे क्या बोलेंगे हम? ब्रोंकियोल। देखो ये जो इससे जो आगे डिवाइड हो रहा है ये क्या है बेटा? ब्रोंकियोल है। ये ब्रोंकियोल फर्दर और डिवाइड होगा। मैं थोड़ा इधर क्लियर बताती हूँ, यहाँ पे बहुत हौच पौच हो गया। इधर देख लो आप, ये आपके टर्सरी वाले ब्रोंकियाई, उसके बाद टर्सरी के बाद फिर आपके ये पर्पल कलर में ब्रोंकियोल्स, और ये ब्रोंकियोल्स फर्दर और डिवाइड होंगे
इस तरीके से, और लास्ट में क्या होगा बेटा, ये बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। जो ब्रोंकाई से, टर्सरी ब्रोंकाई से जो पहला ब्रोंक्यूल रहेगा उसे हम वो क्या बोलेंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल। अभी बताते हैं उसको इनिशियल ब्रोंक्यूल क्यों बोलते हैं। ये जो पहला वाला ब्रोंक्यूल, पहला वाला, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इनिशियल ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल, इसे क्या बोलेंगे बेटा, इनिशियल ब्रोंक्यूल। अब देखो इनिशियल ब्रोंक्यूल के ऊपर आपको ये जो सी शेप्ड जो रिंग है ना, पूरे में जो कार्टिलेज की बनी हुई है, ये आपको मिलेगा। ये आपको इनिशियल ब्रोंक्यूल के ऊपर मिलेगा, जो जहाँ तक आपका ये इनिशियल ब्रोंक्यूल रहेगा। लेकिन इसके आगे जब आपका ये फर्दर और डिवाइड होगा तो फिर नहीं मिलेगा। इनिशियल के बाद जितने भी ब्रोंक्यूल्स का डिवीजन होगा, जितना भी होगा, उसके ऊपर कोई भी सी शेप्ड रिंग नहीं मिलेगी। और लास्ट में क्या होगा बेटा, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब क्या हम ऐसे डिवाइड थोड़ी ना करते रहेंगे कि कंटिन्यू बस यही डिवाइड होता जा रहा है, कभी ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, फिर ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो रहे। डिवाइड क्यों हो रहे, क्योंकि ये आगे जा करके बहुत ही पतले छोटे डायमीटर के होने वाले हैं, ठीक है, इसलिए। अब जब ये लास्ट में जब टर्मिनल पे डिवाइडेशन हो गया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल आपको मिल गया, तब इस पे लगे होते हैं कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिससे हम क्या बोलते हैं, एल्वेओलाई। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, जो आपको ये बलून जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, एल्वेओलाई। ओके, दिस इज कॉल्ड एल्वेओलाई। अब देखो, आप एक बार दोबारा से देखो सुनो, हमारे पास क्या था, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है, नॉस्ट्रिल्स, बिल्कुल स्टार्टिंग का पार्ट, जहाँ से हम इनहेल कर रहे हैं, जहाँ से हमारा इनहेलेशन स्टार्ट होता है, माई नोज, ठीक है, वहाँ से क्या है, ये क्या है आपका नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स के बाद आपका नजल कैविटी में आपका एयर जाएगा, नजल कैविटी से फिर आपका फेरिंग्स में आएगा। फेरिंग्स के आपको 3 पार्ट्स मिल गए आपको, ये आपको मिला नेजल फेरिंग्स, ठीक है, और ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगो फेरिंग्स। देन क्या हुआ आपका, ये लिरिक्स बॉक्स में आएगा। लिरिक्स बॉक्स से फिर आपका ये आगे आकर के ट्रैकिया, और ट्रैकिया डिवाइड होगा किसमें, ब्रोंकाई में। अब देखो एक ये होती है ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी, आओ थोड़ा सा अब बना लेते पहले ह्यूमन बॉडी। आपको पता है ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, बहुत हैप्पी ह्यूमन बॉडी। इसके पास क्या है, इस तरीके का, एक सेकेंड, ये इसके हैंड्स हो गए, ठीक है, ये इसकी बाजू, और ये इसका ठीक है, इस तरह का ये एक सिलेंडर जैसा एक हमारी बॉडी का एक की कैविटी हो गई। ये कैविटी बीच में डायफ्राम से डिवाइड होता है। ऊपर वाली कैविटी को हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, और नीचे वाली कैविटी को एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। और एब्डोमेन का जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम यहाँ इतने पोर्शन को हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी, ठीक है। ये पेल्विक कैविटी में आप देखो, आपको जो थोरेसिक कैविटी होती है ना, थोरेसिक कैविटी, उसके अंदर ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक। आपके एब्डोमेन में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रखा हुआ है, ठीक। आपके जो पेल्विक कैविटी होती है, इसमें आपके सेक्स ऑर्गन्स रखे होते हैं, ठीक है। स्पेशली फीमेल्स के होते हैं, क्योंकि फीमेल्स में ही इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो फीमेल्स के ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यूट्रस, ओवरी, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, अगर मैं इस बंदे को ऐसे ना बना करके ऐसे बना दूं, देखो ये इस तरीके का बन रहा है, ये इसकी बाजू इस तरीके का, ठीक है, ऐसा बना हुआ है। तो ये क्या है, ये इसकी बैकबोन है, दिस इज, यहाँ पे बैकबोन होती है, ठीक है। अब ये जो बैकबोन है इस बंदे की क्या, किसी की भी बैकबोन एक सिंगल बोन नहीं होती है। ये जो बैकबोन होती है, ये एक सिंगल हड्डी नहीं होती है। सिंगल हड्डी नहीं होती है कि मतलब इसमें छोटी छोटी हड्डियों के, मतलब बहुत सारे बोन्स के पीसेस होते हैं, बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, और वो सब मिल करके एक पूरा
हमारी रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। हमने ये पीछे आप देखोगे ना यहाँ पे, ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी आपको पता होगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। अब इसमें देखो क्या हो गया, इसमें जो ऊपर का जो है ना, ये ऊपर का देखो, ये जो छोटे छोटे जो बोन्स के पीसेस का जो बना होता है ना हमारा वर्टिब्रल कॉलम, इसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस वर्टिब्रल कॉलम में जो छोटे छोटे बोन्स के पीसेस होते हैं उससे हम वर्टिब्री बोलते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया, आपकी जो बैकबोन है, आपकी रीढ़ की हड्डी, वो एक सिंगल हड्डी की नहीं बनी हुई है, ठीक है। उसमें वह छोटे छोटे बोन्स के पीसेस हैं जिसे हम वर्टिब्री बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्टिब्री है, जो नेक के अराउंड होगा, मतलब आपके जो नेक गर्दन के पास होगा, गर्दन के पास, उसे हम सर्वाइकल वर्टिब्री बोलेंगे। जो आपका थोरेसिक रीजन में होगा, मतलब आपके चेस्ट के पीछे वाले रीजन पे, ठीक है, मतलब कमर पे, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका थोरेसिक, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्री। उसके जो नीचे होते हैं बेटा, उसको हम लंबर वर्टिब्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो थोरेसिक है ना, थोरेसिक वाले रीजन पे थोरेसिक वर्टिब्री, इसमें T1, T2, T3, T4 तो कैसे छोटे छोटे बोन्स होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे बोन्स का मिल करके बना होता है ये आपका पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, लाइक दिस। ये आपका वर्टिब्रल कॉलम ऐसा बना होता है। तो ये जो थोरेसिक वाली कैविटी है ना, थोरेसिक वाली कैविटी, इस वाले पोर्शन को, इसमें हमने बोन्स को का नाम दिया T1, T2, T3, T4, T5, इस तरह से। तो जब T5 वाली जो बोन्स होती है ना, इसमें थोरेसिक में जो T5 लेवल पे जो बोन होती है, उस बोन पर ही, मतलब उस बोन के ही साइड पे, वही जगह होती है, ठीक है, जहाँ से ये हमारे जो ये ब्रोंकियाई हैं, जो ट्रैकिया है, वो ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है T5 लेवल पे, ठीक है, ये T3, T4, T5 मैं ये T5 वाला लेवल, ठीक है। अब इस T5 वाले लेवल पे जो है ये आपका ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कहा था कि आपका ट्रैकिया डिवाइड एट T5 लेवल, तो T5 लेवल का मतलब कि यही है कि थोड़ा सी, इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो एक बार ही हम सम अप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। इसके आगे का जो भी प्रोसेस है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्यों करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है, हमें रेस्पिरेशन करने की ज़रूरत क्या है, फिर हमारा ये एल्वुलाई, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं, ब्रीदिंग से रेस्पिरेशन डिफरेंस कैसे है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब एक बार इसको हम सम अप कर लेते हैं। देखो हमें क्या करना था, हमें पता है रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, तो हमें ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और हमें केमिकल प्रोडक्ट बनाएंगे, केमिकल एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारी सेल को जिंदा रहना है। सेल को जिंदा रहने के लिए केमिकल एनर्जी ATP चाहिए था, ठीक है, तो वही हमें लेना था। तो फिर क्या हुआ, ग्लूकोज कहाँ से आया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट किया हुआ है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से विलाई ने क्या किया, सारा का सारा एब्जॉर्ब किया ग्लूकोज और ब्लड में फेंक दिया। फिर ब्लड जो है उसने क्या किया, उसने आपके सेल्स को ग्लूकोज दे दिया। ऑक्सीजन भी सेम प्रोसेस से आया, ब्लड से ही आया हुआ कंपोनेंट है जो कि आपके सेल के पास है। दोनों ने मिल करके क्या बनाया, ATP, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ एनर्जी जो निकली, ठीक है, केमिकल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड ATP। अब क्या है, ये हमने क्या देखा है कि स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, किसका देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसमें क्या क्या था, हमारा जो नॉस्ट्रल्स से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, नॉस्ट्रल्स, वहाँ से आपने सांस देना स्टार्ट किया है, फिर ये आपके जो नज़ल कैविटी में जाएगा, नज़ल कैविटी के नीचे फिर आपका ये फेरिंग्स होता है, जो कि आपके 3 प्रकार के फेरिंग्स में डिवाइड होता है। नाक के पास वाला फेरिंग्स, जो नोज के पास है उसे बोलेंगे नज़ल फेरिंग्स, जो आपके बकल कैविटी के पास वाला फेरिंग्स है उसको बोलेंगे हम ओरोफेरिंग्स, और जो उसके नीचे होगा उसे हम बोलेंगे बेटा लैरिंगोफेरिंग्स। इतनी बात क्लियर। इसके बाद फिर क्या हुआ, ये आपका फेरिंग्स जहाँ से फूड का भी आना है और आपका सांस का भी आना है, दोनों का, तो आगे चल करके डिवाइड होता है, ये इसोफेगस में चला जाता है, ठीक है, इसोफेगस में कन्वर्ट होकर के वो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो वाला, ये वाला रूट चला जाता है, और जो दूसरा रूट होता है वो हमारा यहाँ से आगे से आया, जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे वाला रूट कहाँ आ गया, देखो ये आगे आकर के इसने लैरिंग्स में बना, यहाँ पे हमें मिला लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। उसके ऊपर ग्लॉटिस लगा होता है, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस लगा होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आगे हमारा ट्रैकिया मिलता है हमें। ट्रैकिया के ऊपर C शेप्ड के रिंग लगे होते हैं, जो कि कार्टिलेज के बने होते हैं। कौन से कार्टिलेज के, हाइलिन कार्टिलेज के, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, T5 लेवल पे हमारे जो ट्रैकिया होंगे वो डिवाइड होंगे, ठीक है, 2 उसकी ब्रांचेस निकलेंगी जो कि लंग्स में एंट्री करेंगी, और उन ब्रांचेस के ऊपर भी C शेप्ड रिंग लगे होंगे, जो कि उसे, और उन ब्रांचेस को हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। अब प्राइमरी ब्रोंकाई फॉर द सेकेंडरी एंड
टर्सरी में डिवाइड होगा और उसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स में, सबसे पहले इनिशियल ब्रोंक्यूल में, देन डिवाइड होते होते लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल में। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर एल्वेलाई लगे होते हैं जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। दिस इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ आपको T4 लेवल पे कैसे मैंने बताया, सॉरी T5 लेवल पे आपने कैसे देखा कि ये ब्रोंकाई जो है वो आपके ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं, ट्रैक किया आपका कि आपका जो T5 है ये आपका थोरेसिक है। नाउ आई होप यू आर very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.